तो ये डेफिनेशन हो गई दोस्तों कि किसी काम मशीनरी संयंत्र के लिए सक्षम व्यक्ति का तात्पर्य है वह व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम उम्र का न हो, जिसे उस काम को करने के लिए या उसको सुपरवाइज करने के लिए या प्लांट मशीनरी संयंत्र के कार्य की निगरानी के लिए लिखित रूप से मैनेजर द्वारा अपॉइंट किया गया रहता है, जो दिए गए काम को निभाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर शॉर्ट फायरर भी आते हैं। इसके साथ साथ डंपर ऑपरेटर, डीलर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, जो एलएसडी ऑपरेटर, एसडीएल ऑपरेटर, कंटिन्यूअस माइनर ऑपरेटर, सीएलआर ऑपरेटर्स रहते हैं, वो सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न में जो अपना दिया हुआ है दोस्तों कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन है परंतु ऑफिशियल नहीं है, तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन कौन सा रेगुलेशन में है दोस्तों? 2 का 1 का एम में है दोस्तों। ये जो डेफिनेशन है सीएमआर 2017 का 2 का 1 का एम में कॉम्पिटेंट पर्सन की परिभाषा हो गई दोस्तों। अब अगर हम लोग बात करें ऑफिशियल की जो कि सीएमआर 2017 का रेगुलेशन जो 2.1 का जेडआर है, इसमें इसका डेफिनेशन दिया हुआ है दोस्तों कि ऑफिशियल का डेफिनेशन, जिसमें माइनिंग सरदार और इससे ऊपर के जो ओवरमैन, अंडर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर होते हैं या सर्वेयर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये सुपरविजन और कंट्रोल के लिए रहते हैं दोस्तों। अब हम लोग आते हैं इस प्रश्न का आंसर में। तो आप ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर होगी, जो कि डी में दिया हुआ है शॉर्ट फायरर। ये नंबर ऊपर हो गई। आपको ध्यान में रखना होगा कि शॉर्ट फायरर जो है एक क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो कि वो ऑफिशियल नहीं है दोस्तों। अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये इसका यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, जो कि आप ये वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं क्लिक करके। अब हम लोग आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टेंस बिटवीन डिटेचिंग हुक एंड डिटेचिंग बेल और प्लेट व्हेन केज इज एट इट्स नॉर्मल पोजीशन एट टॉप ऑफ द शाफ्ट शैल बी। यानी डिस्टेंस बिटवीन डिटेचिंग हुक और डिटेचिंग प्लेट, जब केज जो है पिट टॉप के यानी कि शाफ्ट टॉप पर नॉर्मल पोजीशन में हो डोली केज, तब डिटेचिंग हुक और डिटेचिंग प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? ए नंबर नॉट लेस देन 1.8 मीटर इन केस ऑफ गियर्ड वाइंडिंग इंजन, बी नंबर नो गैप रिक्वायर्ड, सी नंबर ए एंड बी, डी नंबर ए बी एंड सी, और ई नंबर जो है नॉट लेस देन 3.6 मीटर इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग इंजन। तो गियर्ड इंजन और डायरेक्ट एक्टिंग इंजन, ये जो बात कही है, क्या कहा है कि केज जब डोली जब पिट टॉप पर हो दोस्तों, मैं इसको मिटाता हूं दोस्तों। ये जो बात प्रश्न कही गई है, डोली जब पिट टॉप पर हो, तो जो हमारा डिटेचिंग प्लेट है और जो डिटेचिंग हुक है उसके बीच की दूरी क्या होगी? मैं एक पिक्चर द्वारा ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ये है आपका शाफ्ट, ये है आपका शाफ्ट, और इसके ऊपर डोली रेस्ट कर रही है। इसके ऊपर ये मान के चलो केज है जो रेस्ट कर रही है, और यहां पर जो है आपका डिटेचिंग हुक है, जिसमें से ये जो है आपका वाइंडिंग रोप है,
वाइंडिंग रोप है। इस वाइंडिंग रोप के सहारे रोप केबल लगी रहती है। ये है रोप केबल, और रोप केबल के साथ डी लिंक होता है। डी लिंक होता है, और डी लिंक के साथ डिटेचिंग हुक होती है, जिसको सेफ्टी हुक भी बोलते हैं। डिटेचिंग प्लेट हुक होती है, और ये वाली जो है डिटेचिंग प्लेट है, जिसमें होल बनी रहती है। और इसके सहारे इसके साथ डी लिंक भी रहती है, और इसके सहारे चेन लटके हुए रहते हैं, और इस चेन के सहारे केज टंगा रहता है, जो कि शाफ्ट के ऊपर रहती है। ये शाफ्ट हो गया, ये केज हो गया, और ये जो है केज चेन हो गया। आपसे पूछ रहा है यहां से सेफ्टी हुक से इसकी बीच की दूरी। तो सेफ्टी हुक की हाइट अगर आप ये लेते हैं, यहां पर डी लिंक की हाइट बी लेते हैं, स्मॉल बी लेते हैं। फिर रोप केबल की हाइट सी लेते हैं, स्मॉल सी। और डिटेचिंग प्लेट की हाइट, जो रोप है, डिटेचिंग प्लेट के नीचे जो लटका हुआ रोप है, कौन सा रोप? वाइंडिंग रोप। इसकी हाइट स्मॉल डी लेते हैं। तो जो डिस्टेंस पूछी जा रही है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगी, जो कि सस्पेंशन गियर। ये सस्पेंशन गियर का लगभग रफ फिगर है दोस्तों। इस सस्पेंशन गियर में ये डिस्टेंस गियर्ड इंजन के लिए 1.8 मीटर, और जो डायरेक्ट ड्रिवन इंजन होता है, डायरेक्ट ड्रिवन इंजन के लिए 3.6 मीटर। ये जो दूरी है 3.6 मीटर होती है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, और ये जो समझे, जो कि यहाँ के बोलता है कि गियर्ड इंजन के लिए 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए भी डायरेक्ट ड्रिवन इंजन के लिए भी जो है 3.6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये कहता है दोस्तों, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन आप यहां देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें जो है मैं ये नेक्स्ट पेज में दिखाने का प्रयास किया हूं दोस्तों। ये देखिएगा नेक्स्ट पेज में, तो यहां पर जो है लिखी हुई है, इसको काट देता हूं। ओ सॉरी,
तो यहां पर देखिएगा, यहां लिखा हुआ है सस्पेंशन गियर, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 80 में दिया हुआ है दोस्तों। रेगुलेशन 80 में दिया हुआ है, और इसमें जो है आपको समझना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल ऑफ द डिटैचिंग हुक एंड द बेल प्लेट shall be 1.8 meter for the geared engine and 3.6 meter for the direct driven engine when the cage is at the pit top। तो इससे उठाई गई है दोस्तों। इसमें जो आने वाले जो टर्म्स हैं, इनमें जो आने वाले सस्पेंशन गियर के जो सब रेगुलेशंस हैं, उसकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। और हम लोग इसमें जो अगली प्रश्न है, जो कि इसका पिक्चर मैं ये जो आप बनाए हैं देख सकते हैं, इसको मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों अच्छे से। उसके बाद जो एक पिक्चर जो मैं बोर्ड में ड्रॉ किया हूं, यहां पर भी पेन से समझाने का प्रयास किया हूं दोस्तों। अब देखिएगा, ये जो नेक्स्ट प्रश्न है, द अप्लीकेंट हैविंग एज ऑफ 22 ईयर्स विथ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन and certificate of manager restricted to open cast mine only is the applicant eligible to the RTPS training। प्रश्न समझ लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है कि the applicant having age of 22 ईयर, applicant का एज कितना है, 22 साल है, जिसके पास विथ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, किसके स्तर का, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन के स्तर का फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है। दूसरी चीज, पहला उसकी हो गई एज 22 साल, उसके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है। दूसरी चीज, तीसरी चीज है रिस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट माइन का मैनेजर द्वारा दिया गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। 3 चीज है। अब क्या एप्लीकेंट एलिजिबल है आरटीपी ट्रेनिंग के लिए, तो इसमें देखिएगा, ए नंबर जो है दिया हुआ है ऑप्शन नो ड्यू टू ओवरेज, ओवरेज के कारण वो एलिजिबल नहीं है। बी नंबर नो ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। सी नंबर दिया हुआ है यस, वो जो है एलिजिबल है। डी नंबर दिया है नन ऑफ देम। ई नंबर भी इसी तरीके से दिया हुआ है दोस्तों, इसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ई नंबर दिया हुआ है नॉट एलिजिबल ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो ये एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है इसके पास रिस्ट्रिक्टेड का ओपन कास्ट माइन का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो है, इसलिए ई इज द राइट आंसर। इसके लिए आपको रेफरेंस कहां जाना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए रेफरेंस जो है आपको माइंस रेस्क्यू रूल 20 ऑफ माइंस रेस्क्यू रूल 1985 में जाना होगा। सिलेक्शन ऑफ पर्सन फॉर रेस्क्यू वर्क में, सिलेक्शन ऑफ पर्सन ऑफ रेस्क्यू वर्क में मैं आप इसको बड़ा कर देता हूं दोस्तों। अब पढ़िए, देखिए, द एज बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स हैविंग वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन। तीसरा नंबर, एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ अंडरग्राउंड माइन गिवन बाय द मैनेजर। ए सर्टिफिकेट फ्रॉम क्वालिफाइड मेटेरियल पर्सन्स टू बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिसीज और वीकनेस एंड फिट फॉर रेस्क्यू वर्क। 5 नंबर कहता है कंसिडर्ड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन आफ्टर एग्जामिनेशन एंड रिव्यू टू बी सुटेबल फॉर रेस्क्यू वर्क। इसका मतलब है कि उसकी एज जो है 21 से 30 के बीच होना चाहिए, उसके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मैनेजर द्वारा दिया गया होना चाहिए। और कहाँ का होना चाहिए दोस्तों, यहाँ देखिए ध्यान देने योग्य बात है, अंडरग्राउंड माइन का होना चाहिए, तभी वो रेस्क्यू 10% के लिए एलिजिबल होगा। तो आपके प्रश्न में कहा था रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइनिंग के लिए, इसलिए यह जो होगी ई नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और साथ में
QMP क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा फ्री फ्रॉम एनी डिसीज दिया गया एक सर्टिफिकेट होगा। और सुपरिटेंडेंट जो रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके द्वारा एग्जामिनेशन और इंटरव्यू लेकर के वो रेस्क्यू वर्क के लिए सुटेबल होगा। ये जो है 5 शर्तें हैं जिसमें रेस्क्यू वर्क के लिए पर्सन का सिलेक्शन किया जाता है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी कौन सी नंबर के प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। इन अंडरग्राउंड माइन हैज एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ 21,000 टन पर मंथ। मैनेजर मिनिमम क्वालिफिकेशन सेल बी। यानी कि अंडरग्राउंड माइन का जो मंथली आउटपुट है वो 21,000 टन है। एक महीने में 21,000 टन का उत्पादन कर रही है। तो मैनेजर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? इसमें ऑप्शन क्या कह देता है? 3rd क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट विद 10 ईयर एक्सपीरियंस। बी नंबर में डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट एड क्लास सर्टिफिकेट। सी नंबर में 2nd क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। डी नंबर में 1st क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइन। ई नंबर कहता है नन ऑफ देम। यानी कि मैनेजर के लिए वो क्या क्वालिफिकेशन होगी जहां पर खदान का प्रोडक्शन 21,000 मंथली हो रही है। तो यहां पर जो होगी 1st क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जो कि नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओसीएम के लिए होगी। ये डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है दोस्तों। इसका रेफरेंस पर जाते हैं तो ये जो रेफरेंस है जिसमें कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का जो रेगुलेशन है उसका जो सब रेगुलेशन है 3 नंबर, उसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या लिखता है। सब रेगुलेशन 4 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति नीचे की टेबल के कॉलम 1 में दिए गए औसत उत्पादन वाले खान या खानों के मैनेजर के रूप में न कार्य करेगा और न कार्य करता रहेगा और न नियुक्त किया जाएगा जब तक उसके पास कॉलम 2 में दी गई अनुकूल योग्यता न हो। तो भूमिगत खानों के लिए 2500 टन प्रति महीने से जब अधिक उत्पादन होती है खदान का तो वहां पर 1st क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जो केवल ओपन कास्ट खान के लिए सीमित नहीं है। वो 1st क्लास मैनेजर जो ओपन कास्ट खान के लिए यानी कि नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। अब 2500 टन प्रति महीने तक या उससे कम के लिए 1st क्लास 2nd क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। तो यहां पर जो ये नंबर का जो बात कही गई है उसी पर प्रश्न पूछा है। यहाँ पर ओपन कास्ट खान के लिए मटेरियल हैंडल अगर 20,000 क्यूबिक मीटर प्रति महीने से अधिक होती है तो वहां 1st क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि रिस्ट्रिक्टेड की भी चलेगी। मटेरियल हैंडल 20,000 क्यूबिक मीटर से प्रति महीने तक अगर उसी के अंदर की जाती 20,000 क्यूबिक मीटर प्रति महीने से कम की जाती है तो वहां 1st और 2nd क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी चलेगा। परंतु जिस खान में भूमिगत और ओपन कास्ट दोनों प्रकार का वर्किंग शो उसका मैनेजर ऐसा नियुक्त किया जाएगा जिसके पास 1st क्लास मैनेजर का ऐसा सर्टिफिकेट हो जो ओपन कास्ट खान के लिए सीमित नहीं है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट, चाहे उस खान का उत्पादन कुछ भी हो। परंतु यह और कि जहां विशेष परिस्थितियां मौजूद हो वहां चीफ इंस्पेक्टर लिखित आदेश द्वारा उपरोक्त से भिन्न शर्तों के साथ किसी खान के मैनेजर की नियुक्ति की अनुमति दे सकता है। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों कि जो ये बात कही गई है ए नंबर से कही गई है 3 का ए जो टेबल दिया हुआ है वहां से कही गई है जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का जो रेगुलेशन है उसके 3 नंबर पॉइंट में। अब यहां पे दोस्तों हम लोग आते हैं, ये हो गई इसकी चर्चा कर लिए।
क्वेश्चन नंबर 14 की। अब जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ए प्रॉपर ऑटोमेटिक ऑनलाइन और कंटिन्यूअस मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम फिटेड विथ शैल बी इंस्टॉल्ड। यहां पर देखिएगा, बड़ा कर दे रहा हूं। ए प्रॉपर ऑटोमेटिक ऑनलाइन और कंटिन्यूअस मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम। मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम जो फिटेड होता है उसमें ऑटोमेटिक ऑनलाइन, वो ऑटोमेटिक जो है काम करता है। शैल बी इंस्टॉल्ड, उसके साथ क्या इंस्टॉल्ड किया जाता है? जो मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम है, जब हम लोग मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो जो मीथेन की मॉनिटरिंग के लिए, कंटिन्यूअस मीथेन की मॉनिटरिंग के लिए उसके साथ क्या फिट रहता है। ए नंबर दोस्तों, एलईडी लाइट अलोंग द गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन के अलोंग एलईडी लाइट लगी रहती है क्या? बी नंबर में ऑडियो विजुअल साउंड लगी रहती है क्या? सी नंबर में वाटर गॉज कार्ड लगी रहती है क्या? डी नंबर में पूल कार्ड लगी रहती है क्या? ई नंबर में नन ऑफ दिस। तो इसके लिए कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन 232, जिसमें दिया हुआ है रिजर्वर में सकारात्मक प्रेशर की स्थिति में मीथेन व अन्य गैस की मॉनिटरिंग प्रणाली, मीथेन एंड अदर गैस मॉनिटरिंग सिस्टम इन केस ऑफ पॉजिटिव प्रेशर इन रिजर्वर। इसमें देखिए पहला नंबर में ही मैं लिख दिया हूं दोस्तों, फर्स्ट क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2021 का 15 नवंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसी में कहता है गैस पाइपलाइनों के साथ साथ ऑडियो विजुअल अलार्म वाली उपयुक्त ऑटोमेटिक ऑनलाइन या कंटिन्यूअस मीथेन मॉनिटरिंग प्रणाली लगाई जाएगी। तो यहां पर ऑडियो विजुअल अलार्म, बी नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। इसके अलावा और जो सब रेगुलेशन है उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंसेस इफ ए माइन इज अबैंडोनेड, क्लोज्ड और डिसकंटिन्यूस बिफोर ए नोटिस हैज बीन गिवन और विदाउट प्रीवियस इंटेंशन, discontinuance extend to beyond a period of 60 days, the notice shall be given। अभी हम लोग चर्चा किए हैं दोस्तों नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट की, नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट, क्लोज्ड और डिसकंटिन्यूएशन की। तो उसमें जब आपके अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंसेस की जब बात की जाती है, ऐसा अप्रत्याशित घटना जो न चाहते हुए भी बिना प्रीवियस इंटेंशन का आपको खदान बंद कर दी जाती है, डिसकंटिन्यू कर दी जाती है, जो कि पीरियड डिसकंटिन्यू का 60 दिन से अधिक हो जाता है। तो वैसा जो स्थिति में जो नोटिस दी जाती